Welcome back to the class of political science. इसमें हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैंने स्टार्ट किया था कि व्हाट आर राइट्स, क्यों जरूरी है होते हैं राइट्स हमारे. देन देर आर टू केस स्टडीज जो आपके बुक में ब्लू कलर बना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. दैट इज एक आपका था अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा था अबाउट हाउ ह्यूमन राइट्स यानी कि बेसिक राइट्स उसके वायलेट हुए थे ऑफ अ पर्सन कॉल्ड मशाल लालुंग. फिर जो बिल ऑफ राइट्स है विच वी हैव टेकन फ्रॉम यूएस, यानी कि द लिस्ट ऑफ राइट्स जो हमें प्रोटेक्शन में मिले. सी देयर आर नंबर ऑफ राइट्स वी आर हैविंग. हमारे कुछ सिविल राइट्स हैं, कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. और फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं विच आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसमें कोई भी वायलेशन होगा, वेदर इट इज अ कॉमन पर्सन, अगर आप मुझे करते हो मैं आपको करती हूं, या गवर्नमेंट करता है, कोई ब्यूरोक्रेट करता है, तो वी हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट. देन हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर जो राइट्स है that is right to equality, which says everyone is equal under the law, under in front of government. हम पहले क्या होता था, ये जमीन मतलब कि देयर यूज्ड टू बी जमींदारी सिस्टम, देयर यूज्ड टू बी डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, अनटचेबिलिटी होता था, वो अब नहीं. देन द सेकेंड वन जो पेपर में आपके आ सकता है, विच इज why is right of freedom called as cluster of rights, यानी इसमें हमारे अलग अलग फ्रीडम है. फ्रीडम का एक मीनिंग नहीं है. सेकेंड बुक जब पढ़ोगे ना तो फ्रीडम, लिबर्टी, इनके बारे में आप पढ़ोगे. तो फ्रीडम एक मतलब मैम मुझे फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम किस चीज में चाहिए? फ्रीडम बोलने का भी है, फ्रीडम खाने का भी है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन भी है, टू मूव फ्रीली भी है, टू फॉलो द प्रोफेशन भी है, रिलीजन भी है. तो वो सारा हमारा राइट टू फ्रीडम आ जाता. देन द थर्ड वन इज एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ये हम लोगों ने किया था. फिर हमारा आता है एक्सप्लॉयटेशन. दैट मीन्स देर आर, अगर आपको याद हो, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है या आपकी टीचर ने आपको कभी बताया है, एक बहुत ही फेमस केस है इन इंडिया. द पर्सन वॉज कोली, KOLI, कोली ऐसा कुछ नाम था. और नोएडा के अंदर एक गांव है, मतलब बहुत ही कॉमन, बहुत पास में ही. वहां से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये नोटिस किया कि बच्चे गायब हो रहे हैं. एंड एट दैट टाइम जब लोगों ने ध्यान किया तो उन्होंने देखा कि ओवर 25 चिल्ड्रन हैव बीन एब्सकॉन्डिंग. बच्चे कहाँ गए कोई नहीं जानता. बहुत ही बद्दा सा मतलब कि इंसिडेंट था ये. एंड लेटर ऑन इसके ऊपर मूवी भी है. मैंने तो देखी भी नहीं थी बट थोड़ा सा स्टार्ट किया था. इट वॉज वेरी हॉरिबल. लेटर ऑन इट वॉज फाउंड कि ये जो बच्चे हैं इनको एक आदमी पकड़कर लेकर जाता है, या तो वो उनको बेच देता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स सेलिंग और बाइंग द चिल्ड्रन, और वो उनको जो है खा जाता. ही वुड ईट उनको रॉ. उसको कुछ ऐसी वो था. बहुत बड़ा केस बना था. ही वॉज इन द जेल. अभी लास्ट ईयर शायद उसको छोड़ा गया था. तो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन. देन एम्प्लॉइंग द चिल्ड्रन एज चाइल्ड लेबर. अब तो हर जगह पर इट इज मैंडेटरी दैट वी डू नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स लिखते हैं. कई जगहों पे होता है, बड़ा ओपन होता है. देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स nobody can ask you to convert.
इवन अगर आप मैरिड मतलब इफ यू आर मैरिंग इंटर रिलीजन ऑल्सो, इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू कन्वर्ट और नो. कल्चरल एंड एजुकेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने सारे कल्चर्स हैं और हम अपने कल्चर को, लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ बंगालीज एंड केरलाइट्स. क्योंकि मैं दिलशाद गार्डन जब रहती थी तो आई यूज टू सी व्हेन द मतलब जब उनका वो ओणम पूजा होता है या फिर वो अय्यप्पा पूजा होता है, दे आर हैविंग द कल्चरल इवेंट्स, दे कम टुगेदर. एवरीबडी हैज दिस राइट कि वो अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं, लाइक इफ दे वांट टू एस्टैब्लिश अ स्कूल, यू कैन डू इट. नोबडी कैन स्टॉप. Last but not the least, which is said कि right to constitutional remedies, मतलब which is one of the very important. जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, दिस हैज बीन, एक पेपर में क्वेश्चन आता है, दिस इज सेड टू बी द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसी राइट को हम पॉइंट करके वी कैन आस्क फॉर द, मतलब हम जो है वी कैन अप्रोच द कोर्ट. मतलब अंडर दिस राइट ओनली जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो दिस इज द राइट अंडर विच आप बता सकते हो कि विच ऑफ योर राइट हैज बीन वायलेटेड. तो 10 हमारे पास राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स बीइंग द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम कहते हैं, हमने पहला पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई वेयर हाउ, तो यही वो बताता है. तो अब इन राइट्स को हम कैसे एनफोर्स करते हैं, हाउ डू वी एनफोर्स दीज राइट्स. देर आर, जो कोर्ट्स होते हैं, दे यूज स्पेशल ऑर्डर्स, रिट्स जिसको हम कहते हैं रिट्स. इनको एनफोर्स करने के लिए दे यूज सर्टेन, और उसको बोलते हैं रिट्स, WRITS. ये आपके 10th में भी था. तो इसमें अलग अलग है, और ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये पेपर में आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन. ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है. दैट इज हेबिस कॉर्पस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, मतलब ये राइट क्या, मतलब ये क्या है कोर्ट का, ये कोर्ट की लैंग्वेज है. ये जो मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सेरिटेरिया लिखा है ना, दीज आर ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स. कोर्ट ऑर्डर करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को हेबस कॉर्पस दिया है. मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को हेबस कॉर्पस दिया, मतलब क्या हुआ, मींस द अरेस्टेड पर्सन. नॉर्मली आपने देखा होगा ना, चिंगम आया, पकड़ा, पीटा, धो दिया उसको कपड़े की तरह, फिर सुखा दिया उसको लैपटॉप की तरह. इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट अलाउड. एनी अरेस्टेड पर्सन, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड, ये ह्यूमन राइट भी है. द पर्सन शुड बी फर्स्ट प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट. उसको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पहले जो है प्रेजेंट करना पड़ता है. आप उसको सीधा जेल में नहीं डाल सकते हो. व्हाट वी कॉल इज दैट ट्रायल. हम उसको बोलते हैं ट्रायल. यानी कि जब तक उस पर वो इल्जाम साबित नहीं होता है, वो मुजरिम नहीं, मुल्जिम कहलाता है. द पर्सन इज नॉट कॉल्ड एज मतलब कि उसको कन्विक्ट बोलते हैं. ही इज नॉट एक्विटेड. उस पर इल्जाम जो है वो साबित नहीं हुआ है. तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मुजरिम एंड मुल्जिम. मुल्जिम इज द पर्सन हु हैज बीन, उनको सिर्फ उस पर ये इल्जाम है, उसको कोर्ट के या मजिस्ट्रेट के पास मतलब कि प्रेजेंट करना पड़ता है. या इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू रिलीज दैट पर्सन, अगर उनको लगता है कि उसे गलत तरीके से, अनलॉफुली, जैसे मूवीज में दिखाते हैं बहुत सारे. अभी मैं वो देख रही थी, स्पेशल ऑप्स देख रही थी,
A male person can never touch a female. आपको पता है कोई भी फीमेल को अगर अरेस्ट करना हो तो अ फीमेल कॉप हैज टू कम. So if a male has arrested, it is unlawful. Similarly, after 6 o'clock, after evening, you cannot arrest a woman. तो ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. तो दिस इज, अगर ऐसा कुछ भी किसी इंसान ने डाला है तो द कोर्ट में ऑर्डर हिबिस कॉर्पस, यानी कि वो उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है. तो इट इज नॉट द व्हाट वी शो इन द मूवीज. सेकेंड इज मैंडमस, यानी अगर कोर्ट को लगता है कि जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, एनी ऑफिसर, जो वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहा है, अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इट कैन टेक द एक्शन. इट कैन कॉल दैट मतलब कि जो अरेस्ट है उसको अनलॉफुल बोल सकता है. प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन हम लोग हर जगह लिखा होता है. प्रोहिबिटेड मतलब मना करना. प्रोहिबिटेड मतलब मना करना, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने से लो कोर्ट को इश्यू करता है. अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लगता है कि हाई कोर्ट ने किसी ऐसे केस को ले लिया है जो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, यानी हर कोर्ट का, सेशन कोर्ट मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके अपने जुरिस्डिक्शंस है. जुरिस्डिक्शंस का मतलब अपना एरिया. सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स, सबसे हाईएस्ट है. लेकिन हाई कोर्ट के पास कुछ एरियाज में ही देर आर पावर्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड ही पावर है. लेकिन अगर कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो ले लेती है केस जो कि हाई कोर्ट में जाना चाहिए था लेकिन उसे हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल दिया, तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर कर सकती है कि आप ये केस नहीं लोगे. सिमिलरली अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कोई केस ले लिया जिसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है. यानी कि यू आर प्रोहिबिटेड टू कैरी आउट दिस लीगल प्रोसीजर. फोर्थ इज को वारंटो. ये सब कुछ आपके एमसीक्यूज या शॉर्ट नोट में आते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. को वारंटो मतलब कभी कभी इंसान का ट्रांसफर हो गया, जो मैंडेमस था उसमें वो अपने पावर को मिस यूज कर रहा है. ठीक है, मतलब जैसे मूवीज में दिखाते हैं. एंड को वारंटो में द पर्सन इज होल्डिंग द ऑफिस, जो यानी कि वो लोअर लेवल का लेकिन वो हायर लेवल वाला काम कर रहा है. मतलब वो स्टेशन मास्टर, मतलब वो स्टेशन एसएचओ है लेकिन वो जो है एसआई का काम, सब इंस्पेक्टर का काम कर रहा है. मतलब उसका उसकी उसकी वो जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो उसका काम नहीं है, वो हायर अथॉरिटी का काम है, वो कर रहा है वो. तब उसे जो है कोर्ट ऑर्डर देती है कि कैन नॉट कैरी. और मैंडेमस में क्या होता है, जब वो अपने कुर्सी का गलत इस्तेमाल करता है. ठीक है, देर इज अ डिफरेंस मैंडेमस एंड को वारंटो में. को वारंटो में मतलब मैं जो हूँ छोटे पोस्ट में हूं लेकिन मैं हायर पोस्ट वाले सारे काम कर रही हूँ, विच आई एम नॉट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सर्टियारारी, यानी लोअर कोर्ट को. कई बार क्या होता है कोर्ट्स में, आपको पता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मौसम बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, इंसान ऊपर पहुंच जाता है लेकिन तारीख चलते रहते. दिस इज बिकॉज हमारे यहाँ पर लॉयर्स की और जो नंबर ऑफ केसेस है वो ज्यादा है. तो कई बार हायर अथॉरिटी में जो मतलब की जो है, जैसे हायर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट को बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट को, या सॉरी हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकता है कि वो जो केस पेंडिंग है उसको ट्रांसफर कर दे टू देयर. यानी आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल रखा था, साल हो गए, 2 साल हो गए, कोई कार्यवाही नहीं हुई. आपने हाई कोर्ट अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा कि ये जो केस है उसे हमें ट्रांसफर कर दो. एक होता है आपका व्हेन
द प्रोहिबिशन मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, क्योंकि अंदर वो पावर नहीं था, लेकिन उसने उस केस को ले लिया। और सेरेटियरारी होता है जो केस पेंडिंग चल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, तो जो हायर कोर्ट होती है वो कहती है वो हमें दे दो, हम देखें। तो दीज आर द स्पेशल रिट्स या ऑर्डर्स जो कोर्ट यूज करती है एट टाइम्स, दैट इज हेबस कॉर्पस। एज आई सेड, अनलॉफुली किसी को अरेस्ट करते हैं आप। नो policeman is supposed to use the gun unless and until it is necessary. और अगर आपको मारना होता तो पहले आप पैर पे मारते हो, उसके बाद आप सर पे मार सकते हो, बट समटाइम्स हमें लगता है कि इट इज इजी। तो इसमें कई बार कोर्ट समय, और ये जो है दीज आर ऑल लॉ, राइट। यहां तक जो हमने पढ़ा वो हमारा जो है, यहां तक जो हमने पढ़ा वो था राइट्स, हमारे राइट्स। और उन राइट्स को हम कोर्ट में कैसे ले जा सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कोर्ट क्या क्या कार्यवाही कर सकता है, व्हाट एक्शंस द कोर्ट्स कैन टेक। अब एक बहुत ही इंडिया के अंदर एक केस हुआ था, शाह बानू केस। एंड उस वक्त में बहुत, और उससे पहले एक और केस हुआ था, मतलब दीज आर सम ऑफ द, आपके पेपर में आएंगे ये सब बाद में। और एक और केस हुआ था केरला के अंदर। एंड पहले हमारे जो प्रॉपर्टी था दैट वाज अ फंडामेंटल राइट, मतलब प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर था, बाद में उसको हटा दिया गया था, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जो पर्सनल लेवल पर हम देख सकते हैं। एंड गांधी जी, याद रखना, गांधी जी जो है, ही वांटेड, सिर्फ राइट्स देने से भाई गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। We have to work for the welfare of the people. We have to work for the welfare of the people. We need to bring the equality. We need to bring the well-being of citizens. और इसके लिए अब देखो, जो दिल्ली में होता वो यूपी में नहीं होगा, जो यूपी में होगा वो तमिलनाडु में नहीं होगा। लाइक इन दिल्ली यू आर राइट नाउ हैविंग, आज शिवरात्रि थी, साउथ इंडिया में आज नहीं है, कुछ नहीं होता। सो द स्टेट टू स्टेट देर आर सर्टन थिंग्स जो वेलफेयर का मीनिंग चेंज कर देती। जो वेलफेयर पंजाब में है वो वेलफेयर मे नॉट बी इन यूपी। तो उसके लिए अब फंडामेंटल राइट होगा तो दैट मीन्स चाहे आप पंजाब में रहते हो या जम्मू कश्मीर में रहते हो या तमिलनाडु में रहते हो, इट्स इक्वल, बट इट इज नॉट। और इसीलिए कुछ गाइडलाइंस हमारे दिए गए थे, यानी कि नॉन जस्टिशिएबल, ये मैंने अंडरलाइन किया है और ये आपके पेपर में 1 मार्क में आता है, जिसको हम जबरदस्ती एनफोर्स नहीं करते हैं। टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ती है तो हम इनको यूज करते हैं। इनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सिर्फ गाइडलाइंस है, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली। जैसे फंडामेंटल राइट्स तो यूज करने ही पड़ेंगे, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, पंजाब में रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज यूज्ड ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। इट मींस एक सोसाइटी को अगर अच्छा करने के लिए कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा राइट्स अगर देने पड़ते हैं, देते हैं। अगर गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनानी पड़ती है तो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऊपर जो पढ़ा था वो सिर्फ एक मीनिंग था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर दोस rights which are not compulsory. It is implemented by the governments when and where required.
अगर एक सोसाइटी में करप्शन को रिमूव करने के लिए उनको कुछ नया बनाना पड़ता है तो वो उसको यूज करते हैं। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हमने अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, क्योंकि जमींदारी इंडिया के अंदर एक दीमक था जिसमें पुअर पीपल वर ऑफन एक्सप्लॉइटेड। बैंक्स हमारे जो हैं दे वर ऑल प्राइवेटाइज पहले, उनको नेशनल बैंक्स कहलाया। नेशनल, अब नेशनलाइज करना इट वाज नॉट फंडामेंटल राइट। नेशनलाइज मींस बैंक्स आर अंडर द गवर्नमेंट। फैक्ट्री लॉ, अब फैक्ट्री हर जगह पे, हर फैक्ट्री को सेम लॉ तो नहीं बन सकता है भाई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सेपरेट लॉज होते हैं, मेटल इंडस्ट्री के लिए सेपरेट लॉज होते हैं, विमेन के लिए सेपरेट लॉ होते हैं, मेल के लिए सेपरेट लॉ होते हैं। तो टाइम टू टाइम जिस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्री लॉ, वेजेस, देन रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लेकर आते हैं। दे आर नॉट फंडामेंटल। व्हाई द रिजर्वेशन इज देयर? देयर इज रिजर्वेशन ऑफ 27% फॉर द ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल, और ये जो रिजर्वेशन है इसको खत्म करना था, लेकिन अभी भी ये चल रहा है बिकॉज अभी भी वो जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ ऑल द पीपल, जनरल कैटेगरीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल, अभी हुआ नहीं है। अभी भी जनरल कैटेगरी के लोग शेड्यूल कास्ट को नीचा सोचते हैं। तो जब तक वो हमारा गोल अचीव नहीं होता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते। देन राइट टू एजुकेशन, क्योंकि पहले क्या था, एजुकेशन वाज ऑप्शनल और इंडिया का लिटरेसी लेवल वाज लेस। नाउ अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द स्टेट्स हैव टेकन अप द राइट टू एजुकेशन। हर एक इंसान को एजुकेशन का राइट है। इससे क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर किसी स्कूल में जाता है तो उसको एडमिशन मिलता है। एवरी स्कूल हैज टू गिव 5% कोटा टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। वो अलग बात है कि उसका एक अलग झोल चलता है। आई नो इन द स्कूल वेयर आई वॉज टीचिंग, मतलब जब मुझे पहली बार पता लगा था ना, होता ना कि आंखों के आगे से पर्दा हट गया। इट वॉज वेरी वियर्ड नॉट टू बी इन द मीटिंग, बताऊंगी आपको। तो राइट टू एजुकेशन बताता हर इंसान, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा, एवरीबडी हैज अ राइट टू एंटर इनटू अ स्कूल। देन पंचायती राज पढ़ोगे आप इसके बारे में अलग से लोकल गवर्नमेंट वाले चैप्टर में। इंडिया के अंदर पंचायती राज वाज नॉट इक्वली इम्प्लीमेंटेड। पंचायती राज हमारे यहाँ पर 1800 1900 से था, लेकिन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंडर एवरी स्टेट हैड टू फॉर्म अ थर्ड टीयर। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर है कि सबको इक्वालिटी मिले, सबको पार्टिसिपेशन मिले। देन राइट टू वर्क, नरेगा, मिड डे मील, ये सब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर है। और ये तब तक होते हैं इम्प्लीमेंट जब तक वो गोल हमारा पूरा नहीं होता। वेर एज फंडामेंटल राइट्स हमारे हमेशा रहते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट को लेना है। लाइक नरेगा आपका सिर्फ 165 डिस्ट्रिक्ट्स में है, सॉरी 650 डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉट इन ऑल। तो इट डिपेंड्स। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे हेल्प द गवर्नमेंट टू ensure better facilities। बट कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स में आपस में, मतलब हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं नहीं भैया, जैसे हम कहते हैं भाई फंडामेंटल राइट है हमारा ये, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर हमें ये चेंजेस करने पड़े। लाइक द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू, मैं एक एग्जाम्पल ही बता रही हूँ और ये एग्जाम्पल्स आपके पेपर के हैं। एक एग्जाम्पल है, हमारा फर्स्ट राइट बोलता राइट टू इक्वालिटी। यू आर बॉय गर्ल, यू आर पुअर रिच, यू आर फिशरमैन, यू आर टीचर, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। लेकिन रिजर्वेशन कहता है कि भैया जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं उनको स्पेशल
रिजर्वेशन मिलेगा जब वो एजुकेशन में या फिर जॉब में आते हैं। तो हम कहते हैं क्यों भाई सबको बराबरी क्यों नहीं मिल रहा? हम 95% लाते हैं और हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, और उनको 55% में एडमिशन मिल जाता है। क्यों? दिस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट्स अ वेरी कॉमन डिस्प्यूट, अब मैं कह सकती हूँ कॉन्फ्लिक्ट है। लोग कहते हैं क्यों भाई हम जनरल कैटेगरी में हैं, और मैं तो इसकी जिंदा मिसाल हूँ। बिकॉज माई डॉटर, शी वॉज इन नीट के अंदर, शी गॉट वेरी गुड परसेंटेज, बट उसको गवर्नमेंट कॉलेज मतलब नहीं मिल रहा था। एंड जो बच्चे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में थे, दे वर गेटिंग इनटू द टॉप मोस्ट कॉलेजेस विथ लेसर परसेंटेज। तो दिस इज समवेयर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल। लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि दिस इज नॉट वायलेशन। अब उन बच्चों को पहले टाइम में दे डिड नॉट गेट द एक्सेस टू एजुकेशन। अब उनको ऊपर लाने के लिए हमें कुछ स्पेशल रूल्स निकालने पड़। So this is where the conflict of fundamental rights and directive principles come। और जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये थोड़े टाइम के लिए होते हैं, जब गवर्नमेंट को लगता है गोल मतलब पूरा हो गया है तो दे कैन टेक इट ऑफ। फंडामेंटल राइट्स हमेशा रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द, मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ये जो केस स्टडीज है इनके ऊपर। जैसे आप देख सकते हो कि जमींदारी सिस्टम, कि जमींदारी सिस्टम के अंदर आपको पता है एक्सप्लॉयटेशन रहता था। तो द गवर्नमेंट वांटेड टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। वो चाहते थे कि इट शुड बी रिमूव। लेकिन जो लोग थे, जो भाई जमींदार थे, वो क्यों छोड़ेंगे अपना टाइटल, वो क्यों छोड़ेंगे अपने पावर को? सो दे वांटेड, द गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एंड देन गवर्नमेंट ने जो है बोला राइट्स कैन बी अब्रिज्ड। जो मैंने अभी आपको बोला कि कहा जहां उनको लगता है कि सोसाइटी में अच्छी चीज लेकर आनी है, तो वो राइट्स को अमेंड करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू उस चीज को पूरा कर सकते। दिस अ कॉम्प्लिकेटेड डिबेट गोइंग ऑन। गवर्नमेंट कहता है, दूसरा है गवर्नमेंट सेज पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कोर्ट कहता है नो, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट टू फंडामेंटल राइट्स। ये काफी अभी पढ़ोगे आप, आएगा पेपर में। इनफैक्ट इट इज देयर इन योर सेकंड 12th स्टैंडर्ड में भी है, इसलिए इसको भूलना मत। ये एक ऐसा कंट्रोवर्सी है जो मैंने अभी आपको बताया ना, केशव नंदा भारती केस। देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट कहता हम क्यों नहीं अमेंड कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट अमेंड कर सकता है विथ certain powers and to some extent only. Not all the parts of constitution can be amended by government. वो हर चीज को नहीं कर सकता है, और हमारे यहाँ पर ऐसा कंट्रोवर्सी हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। केशव नंदा भारती केस में जब हुआ था, तो द कोर्ट सेड देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स एंड इट कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट टेल्स कौन से एरिया को, कॉन्स्टिट्यूशन के किस एरिया को जनरल में हम कर सकते हैं, लाइक एज ऑफ जजेस। आर्टिकल 55 के अंडर हमने अमेंडमेंट 55 के अंदर किया था। कुछ छोटी मोटी चेंजेस को गवर्नमेंट कर सकती है, कुछ के लिए दे नीड स्पेशल, मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के चाहिए, लेकिन कुछ को वो हाथ नहीं लगा सकती। द कोर्ट्स आर द, जिसको हम बोलते हैं ना रखवाला, दे आर द गाइडिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो दिस इज हाउ देयर हैज बीन मेनी, ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट आपके पेपर में आएंगे, आते आते आप पढ़ते रहोगे। लाइक ये ज्योतिराव फुले जो है, ये पुराना है, बिफोर अवर नेशनल मूवमेंट।
उन्होंने इस बात को यूज किया था। ज्योतिराव फुले वॉज, ही बिलोंग टू अंडर प्रिविलेज कास्ट, और इनके इन बातों को हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिया था। बी आर अम्बेडकर जी, ही वॉज ऑल्सो इन दैट वे। ये है वो राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो आर्टिकल्स है ना बच्चा, जो जहां जहां मैं बोलूंगी वो याद रखना। दिस वॉज, एज आई सेड, पहले ओरिजिनली फंडामेंटल राइट था। आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, आप अक्वायर कर सकते हो, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर प्रॉपर्टी कुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। बट वही है कि लोग राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर जो है प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते थे, किसी भी जगह पे जगह है उस पर अपना कब्जा कर लेते थे। और फाइनली इन 1973 सुप्रीम कोर्ट मेड दिस डिसीजन दैट इट वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन चेंज दिस राइट। और उसके बाद 44th अमेंडमेंट, ये अंडरलाइन कर लेना, द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इट वाज अ लीगल राइट। मतलब आपका लीगल राइट है, बट आप अगर बोलो कि नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो वो नहीं है। फंडामेंटल का मतलब है कोई आपसे छीन नहीं सकता, और लीगल राइट होता है जहां आपको जरूरत है वही दी जाती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ फादर कैन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, इट्स अ लीगल राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब बेटा कहता है भाई फादर के बाद मेरा है, तो वो लीगल राइट है। लेकिन अगर फादर ने लिख दिया कि नहीं भाई मैं तो अपने बेटे को बेदखल कर रहा हूँ, हम हिंदी में पढ़ते हैं ना बेदखल कर दिया, तो बेदखल कर रहा हूँ, दैट इज आपका लीगल राइट। सो द सन कैन नॉट क्लेम। और अगर फंडामेंटल होता तो द सन कुड हैव क्लेम। अगर फंडामेंटल होता तो द सन कुड हैव क्लेम, क्योंकि वो तो उसका राइट है। लेकिन लीगल राइट होता है व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड वी कैन यूज इट। तो वो लॉ हमें बताता है कि वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट, वो लॉ के अंदर आता है, इट डजंट कम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज, ये आपकी बुक में बना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसका मेन गोल था, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो मेन आइडिया था दैट वाज ऑफ गांधी जी। उसका मेन आइडिया है कि जो लोग रहते हैं इंडिया में, बिकॉज इंडिया के अंदर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कास्ट, देन क्रीड, जेंडर, रिच एंड पुअर, ये बहुत सोशल डिस्क्रिमिनेशन थी। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, और उसके लिए गवर्नमेंट ने सिविल कोड, सर्टेन प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, कॉटेज इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट किया जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। देन स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, पहले जो है कैटल को काट दिया जाता था उसको बंद किया जिससे एनिमल वेलफेयर बढ़े। विलेज पंचायत को किया। दे आर नॉन जस्टिफाइबल, दे आर नॉट एनफोर्स्ड, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इनको धीरे धीरे लेकर आते हैं अंडर डिफरेंट एरियाज। इक्वल पे, जैसे पहले नहीं था। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन रिच एंड पुअर के बीच में, राइट टू वर्क, जगह जगह पे राइट टू वर्क के अंडर, नरेगा के अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जिससे लोग नौकरी करें, और जो आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस है वो खत्म हो जाए। राइट टू एजुकेशन के अंदर चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन टू चिल्ड्रन, उसको लेकर आए जिससे सबको पढ़ाई मिले। दस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इट इज ओनली व्हेन वी नीड इट एंड एनी एरिया जहां गवर्नमेंट को लगता है वहां पर हम इसको लेकर आ रहे हैं। और कई बार क्या होता है, वो जब लेकर आते हैं तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको, मतलब वो कहीं ना कहीं हिल जाते हैं, बट इट इज ओके बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर टिल द थिंग इज अचीव। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे जो है आर्टिकल 51A के अंडर इंदिरा गांधी जी ने इंसर्ट किया था लेटर। पहले हमारे पास सिर्फ राइट्स होते थे,
और आपको भी पता है जब हमारे पास राइट होता है तो हम कुछ भी करते हैं, बट राइट्स आर ऑलवेज वॉयड विदाउट ड्यूटी। अगर आप ड्यूटी नहीं करते हो ना तो राइट की कोई वैल्यू नहीं। मेरा तो हक है, भाई हक है तो ध्यान भी करो ना। तो rights are incomplete without duty. So these duties were added in the constitution by Prime Minister Indira Gandhi with Article 51A. पेपर का क्वेश्चन है, and it is to follow the constitution, respect the national flag, national anthem, अपने जो नेशनल स्ट्रगल है उसकी इज्जत करना, अपनी कंट्री की यूनिटी इंटेग्रिटी को इज्जत करना। वी शुड लिव इन हार्मनी, वी शुड नॉट स्प्रेड हेट्रेड, वी शुड लुक आफ्टर आवर हेरिटेज, हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारा कल्चर, हमारे फॉरेस्ट, हमारे लेक्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, पब्लिक प्रॉपर्टी। और ये आपको पता है जो ये पब्लिक प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट वायलेंस है ना, ये तब आता है जब कोई भी वायलेंस हो जाता है, जब लोग जो है पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, बसों को जला देते हैं। दैट इज यू आर वायलेटिंग योर ड्यूटी। तो आपको जो है डिटेन कर सकते हैं, आपको पुलिस। आप ये नहीं बोल सकते आई हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। You have the right to protest, but you don't have the right to violate the मतलब sorry to destroy the property। पब्लिक प्रॉपर्टी को आप नहीं तोड़ सकते। देन अपने साइंस, अपनी हायर उसको देखना। एंड अभी ये ऐड हुआ था, जो लास्ट वाला है के वाला जो है, ये ऐड हुआ था, दिस इज 2002 में ऐड हुआ था कि हर पेरेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को आरटीई के अंडर स्कूल भेजे। सर्व शिक्षा अभियान जो स्टार्ट हुआ था, दिस वाज एडेड लेटर ऑन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, जो कि बाद में 2010 से इंप्लीमेंट हुआ था। ये ऐड हुआ था लास्ट वाला, और जो मैंने ऐसे ऐड लिखा ना, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये आपका लास्ट जो मैंने आपको केशव नंदा भारती केस बताया, जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था। पहले ये होता था कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी है, जैसे मतलब यहाँ पर साथ साथ में जमीन है, मैंने उसमें सब कर दिया, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज माई फंडामेंटल राइट। लोग जहां चाहा वहां पर एक तंबू रख लेते थे, उसके बाद वो महल बन जाता था। केशव नंदा भारती वॉज द सीर ऑफ अ मठ। कर्नाटक मतलब केरला में थे वो। मठ जो हमारे होते हैं ना, वो गुरु। और he challenged the laws introduced by then Kerala government। और केरला गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था कि द पर्सन शुड नॉट होल्ड मच ऑफ द प्रॉपर्टी। भाई पहले तो यही होता प्रॉपर्टी कोई भी, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने बनाया। द केस रीच्ड सुप्रीम कोर्ट एंड 3 amendments were made, 24, 25th and 29th, जिसमें द लिमिट दिस these law limited powers of citizens and gave parliament power to amend the constitution। The Supreme Court overruled and affirmed the supremacy of Indian Constitution and independence of judiciary, and इसलिए इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये था आपका केशव नंदा भारती केस, जिसमें उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू प्रॉपर्टी को लिया था। बाद में वो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, और इसीलिए पार्लियामेंट ने उस अमेंडमेंट के अंडर उसको हटा दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर फंडामेंटल राइट्स। और उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन्हीं को हम यूज कर सकते हैं एज सिटीजन्स। एंड जुडिशरी को लगता है कि इफ द गवर्नमेंट और द सिटीजन्स आर मिसयूजिंग, इट कैन टेक द एक्शन। और इसीलिए हम उसको जो है, बिकॉज कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल करती है, इसलिए हम उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये एक ढांचा है जिसके अंदर
कुछ चीजें हैं, लेकिन हम जैसे अपने घरों में चेंजेस करते हैं, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, दैट ऑल इज डिफाइंड अंडर द राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अमेंड करता है, कितना अमेंड कर सकता है, किस वक्त अमेंड कर सकता है, पॉलिटिकल राइट्स कौन से होते हैं, सिविल राइट्स कौन से होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर राइट्स हमारे कौन से होते हैं, दे आर ऑल मेंशन। सो दैट इज आपका राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, लाइक केशव नंदा भारती केस के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम एनी चैप्टर इट कैन कम, कि भाई वो कौन सा वो था। देन ये जो आर्टिकल था जो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए ऐड हुआ था वो आएगा आपके, इसमें से आ सकता है। देन कौन सा राइट, सॉरी कौन सी ड्यूटी ऐड हुई थी वो वाला। देन व्हाट आर द व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किसका आइडिया था, व्हाट आर द थ्री, उसके तीन एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये जो बने हुए हैं आपकी बुक में भी बना हुआ है ये। देन ये जो आपके रिट्स हैं जो कि कोर्ट यूज करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको तो आपने रटना है, एंड द स्पेलिंग्स शुड बी राइट बिकॉज दे आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेक्निकल लैंग्वेज। देन आपके जो 6 राइट्स हैं, इनमें जो ये राइट्स हैं इनके ऊपर आपको राइट अ शॉर्ट नोट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है, और सबसे ज्यादा अभी तक पेपर में राइट टू फ्रीडम आया है। देन व्हाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पेपर में आपके आया हुआ है। देन व्हाई डू वी नीड राइट्स, हमें राइट्स की क्यों जरूरत है, ये आया ये पेपर। मतलब दीज आर सम ऑफ द, ये रहा देखो जो इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स है ना, ये व्हाई डू वी नीड इट, बस। तो इस चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, दैट्स द चैप्टर, द सॉरी राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।